Evening, Sir. sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Thank you. Thank you for the response. Good evening, sir. Good evening. ओके नाउ आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हम एक्सेल पे इतना टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज देर आर ऑल्सो अदर टूल्स वी नीड टू स्टडी, वी नीड टू वर्क ऑन। बट यहाँ पे एक्सेल पे मैं इसलिए टाइम मतलब इतना स्पेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको एक्सेल सिखाना है। रादर देन दैट मैं एक्सेल पे आपको थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा। what I am doing here is that I am giving you all the data pre-processing steps as an application basis में जितने भी हम यहाँ पे steps देख रहे हैं, all those we are conducting, we are let's say implementing in our data set. Okay, so again ये जितने भी steps है ये सब के step हमें Excel में, SQL में, Python में और पावर बीआई में, ये सब जगह हमें इंप्लीमेंट करना है। लेकिन हर जगह मैं थोड़ी बार बार उसको आपको थियोरेटिकल पार्ट रिपीट करते जाऊंगा, इजंट इट? ऐसे केस में क्या है, एक्सेल में वन टाइम मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, बाकी टाइम में हम डायरेक्टली उसे अप्लाई करेंगे। तो एनी हाउ दिस इज योर इन्वेस्टमेंट वेयर यू आर टीचिंग थियोरेटिकल पार्ट, वेयर यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई हाउ एंड उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, फिर बाद में क्या है, टूल टूल पे डिपेंड होता है, डेटा सेट पे डिपेंड होता है, बेस्ड ऑन लॉजिक कहाँ पे कौन सा बेस्ट अप्लाई होता है वो आपको वहाँ पे यूज करना है। Okay, so that's why we are, let's say, investing this much of time on this particular steps and with respect to this tool. Okay. Okay. Anyhow, we are on the verge of ending our particular points. Basically, देखा जाए तो जैसे कि हमने कल, आपको याद होगा, हमने लास्ट तक देखा था एनकोडिंग, डिस्क्रिटाइजेशन, आउटलायर्स, जीरो वैरिएंस, इम्प्यूटेशन, बैलेंस, इम्बैलेंस, डुप्लीकेट, टाइप कास्टिंग, ये सब चीजों को हमने यहाँ पे कर दिया है। अब इसमें वेरिएशन क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जब हम बात करते हैं एक्सेल की, एक्सेल में देखो एडवांटेज क्या है कि आपके पास में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, है ना। एक्सेल बेसिकली फंक्शंस के लिए माना जाता है, इट्स वेरी यूजफुल एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ फंक्शंस आर देयर। वेयरएज आप माई एसक्यूएल देखोगे तो एसक्यूएल क्या है, अगेन इट्स अ लैंग्वेज वेयर यू राइट कोड, है ना, आप क्वेरी लिखते हो, यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ पे हम क्वेरी यूज करते हैं। ओके, सो क्वेरी बेस्ड क्या आपको सीक्वल का लैंग्वेज सीखना पड़ता है। यहाँ पे एक्सेल में कोई लैंग्वेज नहीं होता है, इट इज बेसिकली, एक्सेल में लैंग्वेज नहीं होता ऐसा नहीं है, इट हैज एम लैंग्वेज, बट विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्सेल में देखोगे तो फंक्शंस का बहुत बड़ा इंप्लीमेंटेशन, बहुत उसमें ऑप्शंस है। सो वी डोंट हैव टू एक्सप्लॉइटली यूज दिस ऑल, एम लैंग्वेज ऑफ दैट, वी क्योंकि वीबीए के लिए लगता है। बट अगेन यहाँ पे सीक्वल में क्या है, आपको क्वेरी सीखनी ही पड़ती है, उसके सिवा लैंग्वेज सीखना ही पड़ता है, उसके सिवा सीक्वल में वर्कआउट नहीं कर पाओगे, किसी भी डेटा सेट में वर्कआउट नहीं कर पाओगे। और इसमें लिमिटेशंस क्या है, देखो सीक्वल में आपके पास जितने भी विजुअलाइजेशंस आप यहाँ पे कर सकते हो इन एक्सेल और लेट्स इन अदर टूल्स, यू कैन नॉट डू इन सीक्वल। वहां पे आपके पास लिमिटेशन होता है आपका सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्शन। ओके, और बेसिकली हमारा उसमें भी नॉर्मली आपके पास में वहां पे देखोगे तो डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल एंड डीक्यूएल, ये ऐसे 5 कमांड लैंग्वेजेस होते हैं। उस कमांड लैंग्वेज में फिर डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या होते हैं, वहाँ पे कमांड्स होते हैं उसके अंदर में, ये कमांड लैंग्वेजेस है, उसके अंदर में डिफरेंट कमांड्स होते हैं, तो आप उसको यूज करते हो। हम जब काम करते हैं, वी डू अप्लाई, वी डू, लेट्स से विल टीच यू ऑल दिस, हम क्या करेंगे, आपको ये सब चीजें सिखाएंगे। ये जो चीजें यहाँ पे, ये सब चीजें आपको हम सिखाएंगे तो जरूर, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन आप देखोगे तो एज एन डेटा एनालिटिक्स, या फिर आप देखो कि एज एन बीआई, या फिर किसी भी डेटा एनालिटिक्स के रोल में, तो ये जो डीडीएल है, डीएमएल है, डीसीएल, टीसीएल है, ये 99% चांसेस है आपको कभी ऑप्शन में कभी भी आपको यूज करने को नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हो फिर, तब सीख क्यों रहे हो फिर, और हम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो सिखाने के बाद? नाउ द रीजन इज दैट सी दीज आर रोल और दीज आर पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर हैंडल्ड बाय डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं ना, जिसके अंदर काम करते हैं, वो हैंडल करते हैं। ओके, इफ यू आर प्लानिंग फॉर बिकमिंग अ सीक्वल डेवलपर और लेट्स से डेटाबेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर और लाइक दैट, देन इट विल बी यूजफुल। हमारा सबसे ज्यादा काम जो चलता है वो है सिर्फ एक, और वो है DQL। ओके, DQL ओनली, दिस वन, एंड इन दैट ऑल्सो सेलेक्ट, सिर्फ इतना ही काम होता है। मतलब आप सोच सकते हो कि हमारा, अगर आप बात करते हो 100% सीक्वल का, अगर
ओवरऑल 100% का देखोगे यूटिलाइजेशन में, उसमें हमारा कितना है, वी ओनली यूज 20% ऑफ यूटिलाइज, ओनली यूज 20% ऑफ सीक्वल, सिर्फ 20 ही करते, ज्यादा कुछ भी नहीं करते। क्यों? हमें सिर्फ काम करना होता है सेलेक्ट, बिकॉज वी आर हियर टू रीड द डेटा, टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। ना हमें क्रिएट करना है, ना एडिटिंग करना है, कुछ नहीं करना होता है। तो उसमें से क्या होता है, यहाँ पे बहुत लिमिटेशंस आ जाते हैं। देन अगेन उसके बाद आप पाइथन में जाओगे, तो पाइथन में भी फिर से डेटा प्रोसेसिंग के रिलेटेड देखते हो, जहाँ पे आप पाइथन तो अगेन बहुत सारे अलग अलग फील्ड में यूज होता है। वेब डेवलपर है, देन गेम डेवलपिंग है, एप्स डेवलपमेंट है, ऐसे इतने सारे वाइड वैरायटीज में है कि हम उस पर सोच भी नहीं सकते। आर ह्यूज इम्प्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। उसमें हमारा कहाँ आता है, सिर्फ डेटा प्री प्रोसेसिंग। ओके, और उसमें भी क्या होता है, ऑलरेडी जो अप्लाइड, पर्टिकुलरली अप्लाइड देखोगे लाइब्रेरीज जो यूज किए हुए हैं, जो स्टैटिस्टिकली लोगों ने अप्रूव प्रूव करके किया हुआ है इन प्रीवियस हिस्ट्री में, उसको आपको यूज करना है। हाँ, बस उसमें इंपॉर्टेंस ये होता है कि कौन सा मेथड कहाँ पे यूज करना है। बट हियर द ट्विस्ट इज, यू अगेन विथ रिस्पेक्ट टू सीक्वल, जैसा एक ट्विस्ट था यहाँ पे कि आपको लैंग्वेज सीखना पड़ता है, इसीलिए आपको ये चीजें सिखानी पड़ती है, डीडीएल क्या है, डीएमएल क्या है, क्योंकि इसके सिवा वहां पे लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। यहाँ पे भी फिर वही वैसे ही पाइथन में भी क्यों उतना सिखाना पड़ता है, क्योंकि आपको पाइथन का लैंग्वेज सिखाना है और फिर आपको उसका एप्लीकेशन है। तो इसलिए क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम जो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग में जाता है। इम्प्लीमेंटेशन देखो प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, मैक्स टू मैक्स आप देखोगे तो 4 से 5 घंटे का, मतलब आप देख सकते हो कि 2 से 3 दिन का ही सेशन है जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। बाकी का जो पार्ट होता है वो आपका लर्निंग का ही गेम है। ओके, सो अगेन वी विल नॉट बी लेट्स से giving all those time again for theoretical part, so that's why I'm covering this over here in a depth. Okay, so make sure इसे अच्छे से समझ लो। So here today we'll be starting with standardization and also with the transformation, because most of the time these two steps are seems to be very much equal. Okay, बहुत कुछ सेम ही लगता है और बहुत सा उसका सेम इम्प्लीमेंटेशन और सेम ही लगता है। नाउ अब आप यहाँ पे देखोगे तो लेट मी टेक अ डेटा सेट वेयर वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग, टाइटैनिक का जो है। इसमें आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल पकड़ लो, हाँ, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ जो बेटर आपको और क्लियरली समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि मेरे पास में एक एज कॉलम है और एक सैलरी कॉलम। एज कॉलम में मैं रैंडम नहीं ना कुछ इनपुट कर देता वैल्यू। ओके, रैंडम रैंड बिटवीन में 20 एज मिनिमम से 10 पकड़ लेते, 10 में मिनिमम पकड़ लेते और 100 एज मैक्स करते हैं उसके बीच में, क्योंकि दैट इज एन एक्सेप्टेबल रेंज। ये हो गया, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ पहले वैल्यू। और अब यहाँ पे कहते हैं सैलरी भी इज इक्वल टू, बिटवीन कर लेते हैं 10,000 से 80,000 तक कर लेते हैं। नाउ हमें यहाँ पे क्या करना है, व्हाई वी आर डूइंग विद दिस। ओके, लेट मी फर्स्ट सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, so I'll update you with what logic we are doing over here, what we are required to do over here. Okay, अच्छा इसको मैंने अभी तक किया नहीं क्या, तो सी अब हमें यहाँ पे देखना क्या है, देखो आवर लॉजिक इज सिंपल एंड फेयर, सेइंग दैट इफ माय एज increases, if my age increases in this way 17 19, if it get increases, the logic is simple that it says if your age increases your salary should also increase, isn't it? That is our logic says, and that is our basic logic that belongs with it. So if we have to compare, is it the truth? एक मेथड क्या है, आप इसको सेलेक्ट कर लो, ऐसे इंसर्ट में आ जाइए, इसको स्कैटर प्लॉट में क्रिएट कर दीजिए, ये आपका स्कैटर प्लॉट दिखा देता है। अब यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, यहाँ पे पता चलता है कि अच्छा फर्स्ट जो था यहाँ पे जिसको भी फर्स्ट रिकॉर्ड में था आपको भी 14 एज जिसको था, 14 एज, उसको कितना है यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह है। फिर आपके बाद में क्या है, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे, और दिस वन द फर्स्ट ओवर हियर एंड सेकेंड आप देखोगे कि 17 एज है इसको 14,000 है, तो बहुत ही नीचे हो गया। ना आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसा कोई रिलेशनशिप यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे क्या ऐसा कुछ रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, और ऑब्वियसली सही है। आप देखोगे तो यहाँ पे सब जितने भी वैल्यूज यहाँ पे क्या सब रैंडमली जनरेट किए हुए हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है। ओके, रैंडमली जनरेट किया है।
नाउ लेट्स से अगर मैं इसको कुछ इस तरह से कर दूंगा, इफ आई अरेंज दिस, लेट मी डिलीट दिस वन एंड इफ आई अरेंज ओनली दिस पार्ट ओवर हियर, लेट्स से सॉर्ट कर दूंगा, smallest to largest, continue with this and this one. Now if I go over here and again if I put this insert like this, it seems like this, see, इस तरह से। और सही है, जो अगर इस तरह से देखोगे कि एज के हिसाब से अगर सैलरी बढ़ता है कि नहीं, तो इफ लुक ओवर यस, कहीं पे थोड़ा सा है वेरिएशन कि हाँ बाबा, कहीं तो भी ऐसा है कि जो फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कम एज में उसको एक अच्छा खासा सैलरी मिला है, अगेन क्योंकि रैंडम वैल्यू है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे यस है कि एक बंदे को अच्छा खासा यहाँ पे सैलरी मिला है, which should not be there exactly, दिखा जाएगा सैलरी किया है यहाँ पे, how this happened over here, 40 में फट, ओके ओके, now I got it। ये आना नहीं चाहिए वैसे। हम्म, खुद को हेटर समझ रहा है वो। उसमें क्या है? हम्म। कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि देखो जैसे जैसे आपका एज बढ़ रहा है, जो एक आइडल सिनेरियो हमारा है, आइडल सिनेरियो ये दिख रहा है। अब ये क्या है, देखो आपको पता है ये एज कॉलम है, ये आपका यहाँ पे सैलरी कॉलम है ना, ये आपको पता है। बट अगर इस 2D की जगह अगर मुझे 3D है, 3D निकालना है, फिर 3D चेक करना है। 3D मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सीरियल नंबर एक और फैक्टर ऐड कर देता हूँ, एक और फैक्टर। नाउ बेस्ड ऑन दैट फैक्टर मुझे क्या करना है, देखो इस चार्ट में ये जो दोनों वैल्यू है, दोनों वैल्यू मतलब क्या, दोनों के दोनों, जैसे यहाँ पे एज भी आना चाहिए, सैलरी भी आना चाहिए, मतलब बेसिकली कैसा दिखना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस। मैं इसको ऐसे कर, ओके। 14 है ना, तो 14 का यहाँ पे ऐसे प्रिंट आना चाहिए। यहाँ पे कितना एज है, तो एज का यहाँ पे भी, मतलब क्या है मेरे पास, दोनों एज का भी होना चाहिए और इसका सेम होना चाहिए। अब एज का देखोगे तो अगेन वाई एक्सिस में आप कंपेयर करोगे तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं जो आपको 14 करके दिखाए, ओके, फर्स्ट 14 ऐसे ऐसे, तो ऐसे करके साथ में आना चाहिए, पॉइंट वैल्यू से दिखनी चाहिए कि एक वैल्यू है तो कैसा जा रहा है, लाइक दिस। सेम आई नीड टू कंपेयर बोथ ऑन चार्ट, बोथ वैल्यूज ऑन सेम चार्ट ना। इसको पॉसिबल करने के लिए इट्स वेरी डिफरेंट, डिफिकल्ट, बिकॉज अगर आप देखोगे तो सैलरी का जो रेंज है, सैलरी रेंजेस इट स्टार्टेड फ्रॉम 14,000, वेयर एज का एंड होता है 80 में। अगर आप इन दोनों को वाई एक्सिस में रखोगे, तो वाई एक्सिस मतलब फॉर एग्जांपल पकड़ लो, अगर इन दोनों का आप एक लाइन कर दोगे, तो एक्सिस कैसे बनता है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देखोगे 14 है और मैक्सिमम वैल्यू है 79,000। तो इन दोनों के बीच में अगर गैप भी बनेगा, और अगर आप सैलरी प्लॉट करोगे और एज प्लॉट करोगे, तो इट वुड बी लाइक दिस समवेयर। अब 14 से लेके 89 है, तो डेटा यहाँ पे ऐसे 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 छोटे 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 यहाँ पे बनेंगे एज के लिए। और आप देखोगे तो आपका जो सैलरी है वो यहाँ पे ऐसे 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 करके प्लॉट होगा। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, इट वुड बी वेरी वेरी मच डिफरेंस इन दिस पर्टिकुलर, दोनों के एक्सिस में। ओके, अब मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ व्हाट आई एम सेइंग दिस। लेट्स से आई पुट सीरियल नंबर ओवर हियर, इतने रिकॉर्ड 17 रिकॉर्ड्स अपने, ओके। सेलेक्ट दिस वन, इंसर्ट दिस वन विद दिस, ये देखो जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, ये देखो प्राइस। नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग ओवर हियर, क्या रीजन है इसके पीछे, बताइए तो थोड़ा, क्या लगता है आपको गाइस। गाइस, सर सीरियल नंबर और एज जो है वो सेम लाइन पे इसलिए है क्योंकि दोनों सॉर्ट हो चुके हैं, और जैसे जैसे सीरियल नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे एज भी इंक्रीज हो रहा है। हमारा तो ये भी सॉर्ट है, ये भी, हमारे तीनों सॉर्टेड है। नहीं मतलब वो जो वैल्यूज जो है, वैल्यूज सेम लाइन पे दिखा दिए क्योंकि दो 2 एक्सिस ग्राफ है ना ये। नहीं, हमने तीन लिया ना, 3D है देखो। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जितनी भी आपकी वैल्यूज है, ये सैलरी देखो, यहाँ पे ये सैलरी वैल्यू है,
ये एज फैक्टर्स है, और जो प्लॉट यहाँ पे बन रहा है इट इज बेस्ड ऑन सीरियल नंबर। ये एज है, ये जो ब्लू पॉइंट्स है ये सब ये एज है। इट इज serial स्ट्रेट number अवे से lying on this axis, x axis। ये जो आपको दिख रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, लेट मी जूम इट। देखो देखो, मैं इस पे कर्सर लेके आता हूँ। देखो ये इट्स 39। एट एट्थ जो आपका है रिकॉर्ड वो है 39। सी दिस इज 42। इट्स नाइन्थ रिकॉर्ड विच इज 42। क्यों हो रहा है ऐसा? देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो एज कॉलम है और सैलरी कॉलम है, उन दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करना है? बेस्ड ऑन सीरियल नंबर। इसका मीनिंग तो इसने ये निकाला ना, क्यों? सीरियल नंबर एक्स एक्सिस में है, और ये जो पूरा एक्सिस है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम है 79,654। 0 से इतना ना। एज कहाँ तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा? आपके लिस्ट में देखोगे तो 89। ओके, 0 से अगर आप यहाँ पे इनके बीच में कितने का डिफरेंस है देखो, 10,000 है ना। 1,000 कितना? 10,000 का डिफरेंस है ना। 10 20 30 40 50 10,000 का डिफरेंस है। तो 0 से लेके 10,000 के बीच में अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आती है तो कहाँ पे जाएगा? ये इतना छोटा है एज का वैल्यू कि वो पूरा ऐसे फ्लैट हो जाएगा। इट विल नेवर कम, 100 भी पार नहीं करेगा भाई मेरे। 10,000 तो बहुत दूर की बात है। ये क्यों इश्यू हो रहा है? बिकॉज स्केलिंग वैल्यू ऑफ सैलरी कंपेयर टू वैल्यू ऑफ एज यूनिट्स में देखो। एज का यूनिट क्या है? 2 डिजिट यूनिट्स है, टेंस एंड सॉरी 0 एंड टेंस। और उसमें भी अगर कोई 100 जीगा तो वहां पे 100 आएगा, नहीं तो 3 यूनिट्स में खत्म हो गया इसका। वेयर एज जो सैलरी है उसका तो स्टार्टिंग है 10,000 से। इज इट मेकिंग सम सेंस? किसी को कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। एक को छोड़ के किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या? इज ओनली वन पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिंग। या यस सर। यस सर। नो सर। नहीं सर, नहीं समझा। हाँ, सी देखो, जब आप जब आप कंपेयर कर रहे हो एज और सैलरी को एक ही चार्ट के ऊपर, एक ही चार्ट, तो प्रॉब्लम क्या होता है? आप उसका एक्सिस देखोगे तो एक्सिस में क्या है? सी दिस टू, यू आर कंपेयरिंग दिस टू बेस्ड ऑन दिस सैलरी जो रिकॉर्ड है। मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड है, क्या करना है मुझे? दोनों प्लेस करना है। मतलब जो मेरा एज का वैल्यू है वो भी प्लेस करना है मेरे चार्ट में, और जो सैलरी का वैल्यू है वो भी प्लेस करना है मुझे मेरे चार्ट में। एज का वैल्यू है लेट्स से 17, तो 17 में प्लेस कर दूंगा, लेकिन जो सैलरी, जो इस पूरे, अब ये पूरा क्या है? ये एक एरे हो गया ना आपके लिए प्रेजेंट करने के लिए। ये पूरा क्या है? एक एरे हो गया, इट्स नॉट डिफरेंट एरो, एरे। तो मिनिमम जो एज है और मैक्सिमम जो सैलरी है वो क्या होगा? यहाँ पे प्लेस होगा, क्योंकि अभी वो एक एरे करके है, क्योंकि बेस्ड ऑन योर एक्स एक्सिस यू आर प्लेसिंग दिस बोथ इन अ चार्ट। बट दोनों में स्केलिंग का डिफरेंस, स्केल का जो डिफरेंस है इतना ह्यूज है कि मैं जब इसे यहाँ पे प्लेस करता हूं तो एज का जो फैक्टर है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि एज फैक्टर 100 के ऊपर कोई है ही नहीं। जहां पे 10,000 जो स्टार्ट हो रहा है जो सैलरी, वो 10,000 से है, तो 10,000 कहाँ और 100 कहाँ? वो दोनों कभी मैच नहीं होंगे। दैट्स वाई इट सिंपली प्लॉट लाइक दिस, एक फ्लैट लाइन आ जाता है, सबके सब जगह यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, इसको अवॉइड करने के लिए क्या मेथड है? ओके, इसको अवॉइड करने के लिए मेथड है स्टैंडर्डाइजेशन, स्केलिंग मेथड, नॉट स्टैंडर्डाइजेशन, वन ऑफ द मेथड इनसाइड दैट, बट उसको मेथड है स्केलिंग। स्केलिंग आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल में आपने हमेशा देखा है, कहीं आपने इम्प्लीमेंटेशन भी किया होगा। बचपन में घर बनाना है, ड्राइंग करना है। यस सागर बोलिए।
सर एक्स एक्सिस में हम लोगों ने क्या बोलते हैं सर, दो चीज़ों को मेजर किया है क्या? सीरियल नंबर भी और एज भी? नहीं, एक्स एक्सिस में सीरियल नंबर ही है। आप इस चार्ट के अंदर में एज और सैलरी दोनों प्लॉट कर रहे हो, बट एज का यूनिट इतना छोटा है कि वो एक्स एक्सिस में पूरा लेट गया है। तब मतलब इसको मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर यही चार्ट में कुछ इस तरह से बनाऊंगा तो देखो आपको ये मिलेगा। रीड दिस वन। हाँ, ये कुछ इस तरह से मिलेगा जो कि आपका आइडियल एक्सपेक्टेशन है। ओके, देखो जीरो और इसके बीच में ये जो चल रहा है ना, जीरो और इसके बीच में, ये यहाँ पे 0 10,000 ये यही है, इट इज देयर। बट प्रॉब्लम क्या है भाई, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? देखो ये 0 और 100 है, डिफरेंस कितना है? 10,000 का है। तो 10,000 के इसमें आपको क्या दिखेगा? क्या आपको ऐसे कभी दिखेगा? कभी नहीं, वो फ्लैट ही दिखेगा। ओके। So that's why it seems like this on x-axis. Okay. Okay. Now to resolve this, we have something. Let's say we have one method which is called scaling method. अब स्केलिंग मेथड जैसे मैं बोल रहा था कि आपने इसे रियल लाइफ में हमेशा अप्लाई किया है, ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो। कभी भी स्कूल में एग्जाम में ड्राइंग के, आर्ट्स के रिलेटेड में, स्पेसिफिक ड्राइंग में आपने कभी घर बनाया होगा। और घर बनाते समय कैसे बनाते हो आप? लाइक दिस, प्रिपेयर हाउस एंड देन विद इन दैट यू विल प्रिपेयर वन विंडो लाइक दिस। नाउ कभी भी आपने जब ये ड्राइंग बनाया होगा घर, और घर घर की इसमें खिड़की, तो कभी भी घर का जो खिड़की का जो स्केलिंग होती है वो घर के स्केलिंग से छोटा होता है। कभी ऐसा बनाया है क्या कि एक बड़ा खिड़की है और उसके अंदर में घर बनाया है? ऐसे कभी बनाया है किसी ने? बनाया है कैसे कभी किसी ने? नहीं सर। क्यों नहीं बनाया ऐसा? उसका रीजन क्या है? स्केलिंग हिसाब से देखोगे तो घर से छोटा खिड़की होता है। और अच्छा, ये तो आपने कितने रियल लाइफ के इम्प्लीमेंटेशन में है। ड्राइंग तो ड्राइंग इमेजिनेशन है। हो सकता है कि मैं खिड़की के बाहर घर देख रहा हूँ इसलिए मैंने ऐसा बनाया होगा। एनी हाउ, दैट्स इमेजिनेशन, इमेजिनरी पार्ट। बट द थिंग इज, इन दैट ऑल्सो वी अंडरस्टैंड कि स्केलिंग जो पार्ट होता है, जो मुझे एक्चुअल में छोटा दिख रहा है, वो मुझे ड्राइंग में भी बनाना है तो छोटा ही बनाना है। जैसे आप जब किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, जब आप किसी लेआउट का बनाते हो, छोटा लेआउट बनाते हो, उसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाते हो, तो क्या करते हो? उसमें भी उसको छोटा ही बनाते हो। जैसे व्हीकल का प्रोटोटाइप बनाते हो, तो व्हीकल के प्रोटोटाइप में क्या करते हो? ऐसे गाड़ी बनाओगे और उसका टायर के लिए छोटा ही टायर बनाओगे। कभी ऐसे नहीं बनाओगे कि एक बड़ा टायर है और उसके अंदर छोटी सी गाड़ी है। ऐसा नहीं बनता है। सो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? एवरी पार्ट जो भी आपको यहाँ पे दिखता है, आप उसका रियल लाइफ के सिनेरियो में आप उसको छोटे करके, रेशियो में चेंज करके करते हो, तब जाके आपको इम्प्लीमेंटेशन में आता है। तो ये स्केलिंग पार्ट आपने ऑलरेडी कर रखा है। आपको यहाँ पे स्केलिंग पार्ट क्या करना है विद स्पेसिफिक, अगेन जो आपने वहां पे यूज किया था, रियल लाइफ में उसका बहुत बड़ा इंप्लीमेंटेशन होता है स्केलिंग का। आपने अगर जियोग्राफी अगर प्रॉपर पढ़ा है, जियोग्राफी में मैप्स, और मैप्स में भी स्पेसिफिकली अगर आपने कभी उसे लेट्स से मेजरमेंट ऑफ किलोमीटर्स और मेजरमेंट ऑफ लेंथ यूजिंग जियोग्राफी मैप, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, रेशियो बेसिस में 1:10 या 1:100 ऐसे लिखा होता है। ये क्या लिखा होता है? 1 सेंटीमीटर ऑफ योर let's say 1 सेंटीमीटर of a measurement in your map is equal to 100 kilometers of actual, और let's say 100 मीटर, जो भी हो वहां पे लिखा होता है वो। इसका मीनिंग क्या होता है? आपने देखा होगा मैप में, ए, अगर ये एक ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से ऐसे दिखाया होता है कि बी पॉइंट जाने के लिए इतना आपको डिस्टेंस लगता है। उसमें बताया होता है कि ये 1:100 है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, अगर आप एक थ्रेड, दूरी, रस्सी, एक थ्रेड लोगे, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे, तो जितने भी सेंटीमीटर्स में आता है, या फिर जो भी इस यूनिट में बताया है, 1 = कितना है, वो है, सेंटीमीटर, जो भी हो, कितना भी कैलकुलेशन आता है, आपको सिर्फ क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि ये मेरे पास में इसका 5 सेंटीमीटर का लेंथ आता है थ्रेड का। 5 सेंटीमीटर इंटू 100 इज नथिंग बट 500 किलोमीटर्स। इन हियर मैप यू विल सी दिस इज 500 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, बट इन एक्चुअल इट इज 500 किलोमीटर। तो ये भी इस तरह से भी आप ज्योग्राफी के थ्रू, आपके मैप के थ्रू जो रेशियो दिया होता है उसका यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या है?
जो यहाँ पे आपको रोड दिख रहा है, जो आपको छोटा रोड दिख रहा है, ये रियल लाइफ का डायरेक्टली इम्प्लीकेशन में उसको रेशियो के हिसाब से छोटा किया गया है। दिस इज हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड। ये स्केलिंग होता है। सेम मेथड आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। क्यों? अच्छा, स्केलिंग क्या हम सिर्फ मतलब हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि 70 को कुछ उस तरह से बड़ा कर देंगे कि इस रेंज में आ जाए, एक ये मेथड है। दूसरा है हम 79 को कुछ इस तरह से डिक्रीज कर देंगे कि वो इस रेशियो में आ जाए। बट अगेन प्रॉब्लम वही होगा कि ये आप दोनों में से जो रेशियो चेंज कर रहे हो, ये अभी इसके लिए कर रहे हो, क्या पता कल जाके आपके डेटा सेट में जैसे एज है, एज की जगह में आ जाए एक्सपीरियंस। ओके, एक्सपीरियंस करके एक कॉलम आ जाएगा। अब एक्सपीरियंस कॉलम के हिसाब से अगर आपको किसी को और कंपेयर करना हो तो एक्सपीरियंस क्या है, फॉर एग्जांपल किसी का 30 एज है, उसका एक्सपीरियंस कितना होगा जॉब में? अब एनी हाउ 20 साल तक तो जॉब लगता नहीं है। ओके, तो 20 साल का थोड़ी एक्सपीरियंस देगा। अगर 18 से भी लग गया तो भी क्या होगा, 12 साल का होगा ज्यादा से ज्यादा। तो अगेन ये कम हो जाएगा, इजंट इट? तो ऐसे केस में क्या है, फिर ये इसके लेडीज फिर से क्या करोगे, फिर से इसके रेशियो में दोगे? तो इस तरह का रेशियो गेम खेलने के बजाय हम क्या करते हैं, पूरे डेटा सेट को एक रेशियो में ही कन्वर्ट कर देते हैं। पूरे डेटा सेट को 1 रेशियो के मेथड से या फिर एक स्केलिंग के मेथड से ही चेंज कर देते हैं। अब वो कौन से मेथड है? सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। ये यहाँ पे ओके उसमें एक मेथड है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन जिसको कहते हैं मिन मैक्स स्केलर, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम ये दो पैरामीटर पे ही वर्कआउट होता है नॉर्मलाइजेशन। ओके, सो जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक एज और सैलरी का है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे एज को भी। और नॉर्मलाइज का रेंज हमेशा जो भी वैल्यू आपको आउटपुट मिलती है, हमेशा वो 0 और 1 के बीच में, पूरा वैल्यू 0, ये पूरे की पूरी वैल्यू 0 और 1 के बीच में स्टेबलाइज हो जाती है। ओके, जो पहले आपको यहाँ पे एज यहाँ पे 44 था, उसका ये हो गया 27 का, ये हो गया 30 का, कन्वर्जन ऐसे कन्वर्जन हो जाता है। उससे क्या होता है, आप एज को भी एक ही रेंज में 0 से 1 के बीच में ला रहे हो, सैलरी को भी 0 से 1 के बीच में ला रहे हो। और आप जो जब इस दोनों को रिप्रेजेंट करोगे, दोनों को जब आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो एक पर्टिकुलर ग्राफ में, तो आपको इजीली दोनों प्लेस करके मिल जाता है। वो कैसे मिलता है मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला फॉर नॉर्मलाइजेशन इज एक्स। एक्स हियर मीन्स 44। तो हर एक वैल्यू को चेंज करना है, तो पहले रिकॉर्ड का चेंज यहाँ पे इतना ड्यूट क्यों जा रहा है, 44 को ये चेंज किया, 27 को ये चेंज किया, 30 को। तो इसका मतलब क्या है, एक्स आई, ये क्या है, एक्स आई, हर एक आपका वैल्यू माइनस इस पूरे सेल में, इस पूरे रेंज में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है। ओके, सो एक्स मिनिमम, ये रेंज, उसके नीचे है रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्स माइनस मिनिमम। तो ये फॉर्मूला लगाओगे, आपका नॉर्मलाइजेशन रेडी हो जाएगा। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। द इम्प्लीमेंटेशन इन एक्चुअल, लेट्स डू ओवर दैट। आई विल गो ओवर हियर। मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करता हूँ, सेल्स, कॉलम्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एज का नॉर्मलाइज कर देता हूँ, एज नॉर्मलाइज्ड, ऐसे। ओके, अब फॉर्मूला क्या है नॉर्मलाइजेशन का, पुट इट ओवर हियर। एक्स ब्रैकेट में कर देता हूँ मैं, एक्स माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाय एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम। ये फॉर्मूला है। ओके, पर अब क्या करेंगे इसको, अगर इसको अप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको सब पैरामीटर्स क्रिएट करने होंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू और रेंज, ये कैलकुलेशन करके करना होगा क्रिएट। सो एज का जो कॉलम है, एज कॉलम में सबसे मैं क्या करता हूँ अभी, लेट्स से इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, ये मेरा रेंज है, मिनिमम 14 है। मैक्स क्या है, अगेन गो फॉर दैट, इसका एपिसोड मैक्स मुझे चेंज करना है, ये मैक्स हो गया। और रेंज करना है मतलब क्या है, इज इक्वल टू ये माइनस ये, हो गया आंसर अपना रेडी हो गया। सेम हियर, अभी मुझे देखो यहाँ पे हो गया, सब रेडी हो गया, सबके सब मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले में पुट करता हूँ एज के लिए। ओके, एज को माइनस करता हूँ, उसकी जरूरत नहीं, यहाँ पे कर देता हूँ। इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता है, ये है अपना एक्स, पहला एज का एक्स माइनस माई मिनिमम वैल्यू दिस वन। अब ये तो सेम रहेगा, यहाँ से तो हिलेगा नहीं, तो इसे मैं लॉक कर दूंगा, इसे कर देता हूँ डिवाइडेड बाय, फिर क्या है अपना रेंज, रेंज हमने निकाल दिया यहाँ पे, इसको यहाँ पे कर दो, इसको भी लॉक कर देते क्योंकि यही वैल्यू रहेगा, चेंज नहीं होगा।
एंटर। ओके, अब इसको मैं करता हूँ ऐसे नीचे से यहाँ तक ड्रैग, यहाँ तक। जैसे मैंने कहा था मिनिमम वैल्यू 0 रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू 1। सो 0 से लेके 1 के बीच में पूरा रेंज आपका सेटल हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, सैलरी में भी लगाएंगे। सैलरी नॉर्म, ऐसे नॉर्म कर देता हूँ, नॉर्मलाइज लिखने की जगह इतना बड़ा लिखने की बजाय जरूरत नहीं है, नॉर्म काफी रहेगा। ओके, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कंट्रोल आर। ओके, फॉर्मूला यहाँ से आ गया। बस अब मुझे यहाँ पे पहले ये जो वैल्यूज दिख रहे हैं इसको मुझे यहाँ पे फीड करना है, क्योंकि इसका रेफरेंस देखो। हाँ, इसका रेफरेंस चेंज करना है ना। तो पहले मैं सैलरी का, हाँ ये डिटेल्स आ गया यहाँ पे। हाँ, मुझे इसमें ये चेंज करना है, ये जो है इसको यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ से यहाँ। हाँ ये ठीक है। अब इसको करना है इम्प्लीमेंटेशन। आ जाइए भाई, देखो दोनों के दोनों आपकी वैल्यूज नॉर्मलाइज हो गए। अब देखते हैं अगर मैं इसे नॉर्मलाइज वापस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ चार्ट, तो क्या इफेक्ट होता है। लेट्स से इसको मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ बेस्ड ऑन दिस सीरियल नंबर, इंसर्ट दिस, ये देखो। क्लियर है। नाउ आई कैन, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अच्छे से फाइंड कर सकता हूँ, ट्रेंड के हिसाब से समझ सकता हूँ। क्योंकि एज जैसे जैसे देखो, एज अगर मैं ब्लू कलर का है, मैं अगर ब्लू कलर का मार्क यहाँ पे करता हूँ उसे, लेट्स से दिस डॉट्स आर बीइंग जॉइंट ओवर हियर लाइक दिस इज फ्लोइंग लाइक दिस, and if I have to take, let's say, orange, like this. Earlier it was not possible, but now it is possible. Why? Because I have done the scaling. I have make plus. Hello Vikas. हाँ बोला। हाँ कौन बोलते हैं? हाँ बोला ना। हाँ हाँ हाँ, येस येस येस, तेच टाकायचंय, तो टाकू शकतात किंवा तुम्ही जर स्वतःहून काय करत असाल तर ते सुद्धा टाकू शकतात. हो टाकू शकतात, काही प्रॉब्लेम नाही. कॉम्पिटन्सेस. ओके, विकास मी ऍक्च्युली आता सेशन मध्ये आहे. तुम्ही मला क्वेरी पाठवून ठेवा, मी नंतर त्याला रिप्लाय करतो. ओके ओके ओके. हाँ, तो अभी हम ये देख सकते हैं, पहले हम नहीं देख सकते थे, क्यों? पहले का जो आपका रेंज था, जैसे ये पहले यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ कहाँ इतने हाई में था वैल्यू, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कैसे एकदम एक्स एक्सिस पे फ्लोट कर रहा था, विच वे आर नॉट कंपेरेबल. बट हियर यस देयर इज अ कंपैरिजन. ओके, अगर ये तो हमने चलो डेटा बनाया ही ऐसा है कि एज के साथ में वर्क कर रहा है. ओके, बट अगर कुछ डेटा ऐसा आता है जो आपको कंपेयर करना हो इन सेम ग्राफ दोनों वैल्यू को, तो आप ऐसे भी कर सकते हो. इज इट क्लियर माई फ्रेंड्स? यस यस सर. सर. but this is only possible when you scale the data. And again remember that एक डेटा सेट में आपने भी ऑब्जर्व किया हर समय कि कभी भी एक डेटा का फीचर नहीं होता है. ऐसे x1 होता है, x2 होता है, x3 होता है, xn, ऐसे xn नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं. तो ऐसे केस में ऐसा कभी मत करना कि मैंने दो कॉलम को एक अलग मेथड से कर दिया, बाकी के दो कॉलम को मैंने दूसरे मेथड से स्टैंडर्डाइज या फिर नॉर्मलाइज किया, स्केलिंग कर दिया. ऐसे कभी नहीं करना है. पूरे डेटा सेट को एक ही मेथड से करना होता है. आप तीन मेथड्स है हमारे पास में, आपको बताता है एक एक करके वो कौन से हैं. बट तीनों में से कोई भी एक करो, कोई भी एक करो, लेकिन पूरे डेटा सेट में एक ही करना है. उससे होता क्या है, क्योंकि हर एक का फॉर्मूला अलग है, हर एक का आउटपुट आपको अलग मिलेगा, फिर प्रॉब्लम यही हो जाएगा. तो हियर वी आर अवॉइडिंग दिस, बट इफ यू create this one, it will create the same issue. Okay, so remember, if you are applying any scaling method to one data set, it has to be applied over all the data set, over all columns. Okay, ये ध्यान रखना. अब ऐसे कौन से हैं हमारे पास में जो ऑप्शंस है, उसमें देखोगे आप. सो वी हैव, अच्छा इसमें दिखा नहीं है क्या, ठीक है. वी हैव स्टैंडर्ड स्केलिंग, एक सेकेंड. वी हैव स्टैंडर्डाइजेशन,
ओके, स्टैंडर्डाइजेशन एक होता है, इसको जेड, ओके, जेड स्कोर भी कहते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या है, आप देखोगे इसका फॉर्मूला, विल सी एक्स एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, म्यू हियर इज मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ये उसका फॉर्मूला है। ओके, नॉर्मलाइजेशन जो हमने अभी किया, जिसे हम मिन मैक्स स्केलर भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला देखोगे तो उसका है एक्स आई माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाय रेंज। देन तीसरा है रोबस्ट, रोबस्ट स्केलिंग। अब इसका फॉर्मूला देख लो, एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय आई क्यू आर। ओके, ये फॉर्मूला है। okay, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, सबके साथ सेम फॉलो करेंगे पैटर्न। रेंज, इज इट क्लियर? यस ओके, यस अब सर। यस अब मुझे ये तो नहीं लगता कि किसी को रेंज के बारे में कोई क्वेरी है, आईक्यूआर कैसे निकालते पता नहीं है, स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालते पता नहीं है, क्या किसी को कुछ क्वेरी है इसमें? नो सर। वेरी गुड। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। अब आप बोलोगे सर हमारे पास आपने 3 ऑप्शन तो दे दिए, लेकिन इस 3 ऑप्शन में कौन सा कहाँ पे, और हर किसी ने कहा कि भाई आंख बंद करके कौन सा चूज करोगे, तो कैसे करोगे? आपको आंख बंद करके चूज करना है तो ये सबसे बेस्ट है, रोबस्ट स्केलिंग। इसका एक्सप्लेनेशन भी फॉर्मूले में ही है, कुछ अलग बाहर से नहीं बता रहा हूं मैं। बिकॉज वेन एवर देर इज अ डेटा, इफ इट इज एज्यूम, अगर आपने एज्यूम कर रखा है, अगर आपका ऐसे आपने पहले से ही एक माइंडसेट या फिर आपके डेटा सेट के रिपोर्ट में बताया है, कॉन्फिडेंसली बताया गया है कि आपके डेटा सेट में आउटलायर नहीं है, तो आप आंख बंद करके इस पे जाओ, ये दोनों पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का डेटा में डेटा प्री प्रोसेसिंग नहीं किया गया है, पर मुझे स्केलिंग करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा उस सिर्फ उतना ही पार्ट था, मुझे स्केलिंग करना है सिर्फ, तो आंख बंद करके रोबस्ट स्केलिंग करना है। क्यों? ये आउटलायर को निग्लेक्ट करता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम मीडियन एंड आईक्यूआर डज नॉट इफेक्ट विथ आउटलायर्स। इससे क्या होगा, आपके डेटा सेट में आउटलायर होने के बावजूद भी, या फिर आउटलायर है उसके बेसिस में भी अगर आप स्केलिंग करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा। वेयर एज ये जो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन और मिन मैक्स स्केलर और ये जो रेंज है, ये इसलिए दे के रखा है, ऊपर के जो ऑप्शंस है उसमें ऐसा आपने अजम्पशन, या फिर ऐसा जिस बंदे ने फॉर्मूला बनाया उसने अजम्पशन करके ही ये बताया है कि आप जब इस स्टेज तक आते हो तो आपने ऑलरेडी डेटा सेट में से आउटलाइन निकाल रखा होगा, आपने डेटा सेट को प्रॉपर फॉर्मेट में किया होगा, मिसिंग वैल्यूज, ये सब चीजों को क्लियर करके यहाँ पे आए हो, तो ये अजम्पशन है। ओके, नाउ इन दोनों के बीच में स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन और मिनमैक्स स्केलर में देखोगे तो बेस्ड ऑन लेट्स से बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, तो देखोगे तो नॉर्मलाइजेशन इज वेरी मच इजी। इट इज वेरी मच इजी बिकॉज यू डोंट हैव टू कैलकुलेट मीन, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट योर स्टैंडर्ड डिविएशन एंड ऑल दैट। ओके, सिंपल क्या करना है, मिनमैक्स के लिए उसका रेंज भी डिसाइडेड होता है, हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, वेयर एज दिस स्टैंडर्डाइजेशन में वेरी, ये कभी नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन करते समय इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है, बट इन नॉर्मलाइजेशन इट इज वेरी इजी बिकॉज इट इज ऑलवेज हैव अ रेंज फिक्स्ड विच इज 0 to 1। तो नॉर्मलाइजेशन इज वेरी मच कॉमन विच इज यूज्ड। रोबस्ट इज ब्लाइंड फेथली एग्री कि भाई आप कर सकते हो कैसे भी करके। ओके, एंड इफ यू वांट यू कैन यूज ऑन स्टैंडर्डाइजेशन आल्सो। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर। यस सर यस सर। ओके, सो नाउ ये हो गया। अच्छा, आपने ये आप इसमें एक ऑब्जर्व किया होगा, जब हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, जो मेथड यूज कर रहे हैं, तो जैसे आपको कहा है कि ये पूरे डेटा फ्रेम पे अप्लाई होता है। डेटा फ्रेम मतलब हमारे जो पूरा डेटा सेट है। ओके, डेटा सेट को ही डेटा फ्रेम कहते हैं, डेटा डीएफ शॉर्ट में लिखते हैं, डेटा फ्रेम, उसे डेटा सेट ऐसे कहते हैं। दिस इज अ टर्म विच इज क्वाइंड बेस्ड ऑन पाइथन, वो भी पांडास के हिसाब से। तो मैं आपको ये क्यों मैं एक एक चीजें
ऐड कर रहा हूँ आपके वोकैबुलरी में, ताकि आगे जाके कभी सुनोगे तो ऐसा निकलना चाहिए ये क्या नया एक टर्म है। ओके, दिस इज टर्म डेटा सेट को ही डेटा फ्रेम कहते हैं इन पांडास। तो डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम में आपके ये जो डेटा सेट जिसे कहते हैं, उसमें आप देखोगे तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो स्केलिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं ये किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे नहीं कर रहे, किसी x1 पे किसी x2 पे ऐसे सेपरेटली नहीं कर रहे। हम क्या करते हैं, पूरे xn तक पूरे के पूरे डेटा सेट पे ही अप्लाई करते हैं। दिस इज स्केलिंग बिकॉज वी वांट all the values, all the records in this data set to follow one particular scaling, ताकि मुझे जब मैं ग्राफ क्रिएट करूं तो कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी मुझे x2 से x1 से x3 से कंपेयर करना पड़े या फिर कभी भी कंपैरिजन में करना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, आई वुड बी रेडीली अवेलेबल फॉर कंपैरिजन। फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो वन ऑफ अ मेथड वेयर when you are given with one column, let's say age, उस एज कॉलम में जो भी वैल्यूज दी गई है उसको आप क्या करते हो, उसको ट्रांसफॉर्म करते हो लॉग के थ्रू, उसको करते हो स्क्वायर रूट के थ्रू, उसको करते हो पावर के थ्रू, उसको करते हो आप लेट्स से इनवर्स प्रोपोर्शन हिसाब से। तो जो भी है, मतलब यहाँ पे भी तो आप एक कॉलम को लेके आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो वहां पे भी तो वही तो ट्रांसफॉर्म किया। यस, दोनों में ट्रांसफॉर्म किया था, बट दोनों में डिफरेंस क्या है बताता हूँ। देयर वी हैव ट्रांसफॉर्म द होल डेटा सेट where we were comparing it with other columns। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम को ही एनालाइज कर रहे हो। इट इज यूनिवेरिएट, earlier was multivariate, scaling is multivariate, where this is univariate, you are understanding the distribution here. In transformation we understand the distribution, how data is distributed, whether normal or not। वहां पे हम ये चेक नहीं कर रहे थे कि डेटा नॉर्मल है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे कंपेयर कर रहे होते हैं। इवन इफ इट्स नॉर्मल नॉट नॉर्मल, वी डोंट हैव एनी क्वेरी और वी डोंट हैव एनी इशू विद दैट। हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग कि whether our data set is following normalized or let's say is it standardly deviated or not, and if we can transform in such a way, तो कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, ताकि हम समझ सके कि जो वैल्यूज अक्कर हो रही है एक के बाद में कैसे वैल्यूज अक्कर होती है वो क्या पैटर्न से आ रही है। बिकॉज एज ए एनालिस्ट हमारा काम ही ये है कि डेटा सेट में से पैटर्न निकालो, isn't it? पैटर्न नहीं पता चलेगा तो आप आगे का प्रिडिक्शन, पीछे का लेट्स से एनालिसिस, उन दोनों के इसमें कोरिलेशन कुछ भी नहीं कर पाओगे। एम आई करेक्ट? यस सर। So to find Yes, out the sir. pattern, to find out how data are being let's say created or generated or how they are following or how they are being let's say recorded, ये सब कब होगा, जब आप उसका एक पैटर्न फाइंड आउट कर पाओगे। तो देयर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज ओनली फॉर यूनिवेरिएट, नॉट फॉर द होल डेटा सेट। ओके, नाउ हाउ टू डू दैट, उसके लिए भी कुछ आपके पास में ऑप्शंस होते हैं। एक्सेल में आपके पास में ऑटो क्या कहते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन करके कोई ऑप्शन नहीं है। पाइथन में आपको मिल जाएगा। पाइथन में लाइब्रेरी ही कुछ ऐसे है कि मैं तो ऐसा कहूंगा कि डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए ना पाइथन एक्सेल की तरह ही है, जो सिर्फ और सिर्फ डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए कितने सारे फंक्शंस उसने क्रिएट कर रखे कि आपको सिर्फ नाम बताना है, वो चालू हो जाता है काम करना। ओके, लाइक दैट। बट अगेन वी विल गो देयर, तब तक हम एक्सेल पे और बाकी पे सीखते हैं और वहां पे जाएंगे तो बेटर होगा। सो हियर वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, till the point over here, is there any query, any concerns, any let's say query in your mind that you are blogging with? बताओ क्या है। हेलो सर। बोलिए ना। जैसे कि आपने उस तीन बताया, स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन एंड रिबूट स्केलिंग। सर वो एक रिबूट स्केलिंग इम्प्लीमेंट करके नहीं बता सकती है? रोबस्ट स्केलिंग कर सकते हैं, क्यों नहीं हाँ कर वो सकते भाई, कर सकते सर हैं। वो देखो एक आपने, करके देखो हमने लास्ट टाइम आपको याद है हमने किया था IQR वैल्यू। हाँ हाँ तो आपको क्या करना है, इसमें से IQR कैलकुलेशन करना है। कहाँ गया हमारा कल का डेटा, ये देखो, ये हमने IQR कैलकुलेट किया था ना, IQR ये वाला वैल्यू। तो ऐसे आपको IQR वैल्यू निकाल लेना है। ओके, और उसके बाद में क्या करना है, देखो फॉर्मूला पहले लिखना है। कभी भी पहले क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या कहता है, XI माइनस क्या है, यहाँ पे आपका मीडियन है। मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या, हम कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव फंक्शन डायरेक्टली ओवर हियर। किसी भी एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल फेयर अगर है, तो आप फेयर के कॉलम के क्या करो, मीडियन निकालो। यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगा मीडियन, वो यहाँ पे अप्लाई करना है। डिवाइड बाय क्या करना है आपको यहाँ पे, IQR। IQR क्या है, वैल्यू, ये वैल्यू है जो कि आपने क्या किया है, Q3 माइनस Q1 क्या है। ये कैसे अटेंड किया है, क्वांटाइल 1 सॉरी क्वांटाइल 3 बड़ा वैल्यू है ना, क्वांटाइल 3 माइनस क्वांटाइल 1, जो भी आंसर आएगा
ये आपका IQR है। और ये रहा, तो ये तो हर बार आपका जो एक एक वैल्यू है, जो जो 70 60 50 जो भी आपने रेट उसको कस्टमर को दिया है, वो आपको हर बार वैल्यू आता रहेगा। सिर्फ नीचे 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 ड्रैग करते जाना है, जैसे हमने वो अप्लाई किया था। ओके। है कुछ क्वेरी अभी भी? नो सर। ओके, तो सेम प्रोसेस। ओके, इसलिए तो मैंने पूछा, क्योंकि ये IQR जब तक आपको पता नहीं होगा कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एप्लीकेशन, बिकॉज मिनिमम मैक्सिमम तो हम निकाल लेंगे, बट IQR निकालने के लिए जो प्रोसेस है, जो हमने कल निकाला था, दैट शुड बी अंडरस्टूड। इज इट क्लियर? अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना, एक्सेल में आपको मैंने कल बताना रह गया मेरे साइड से वो, जब हम आप क्वांटाइल निकालते हो ना, तो क्वांटाइल के साथ में डॉट INC और डॉट EXC ऐसे एक इंक्लूड होता है और एक्सक्लूड होता है, ये दो चीजें होती है। आपको कौन सा यूज करना है, मेक श्योर कि आप उसे इंक्लूड यूज करें, पर इंक्लूड। अच्छा, क्यों करते हैं मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी बता देता हूँ। QUANTIL quantile dot include versus quantile XEXC in Excel. हाँ, क्वांटाइल, सॉरी क्वार्टाइल है वो, नॉट क्वांटाइल, क्वार्टाइल। ओके, हियर क्वार्टाइल इंक, क्वार्टाइल इंक, इसमें डिफरेंस क्या है देखो, आर बोथ कैलकुलेटेड क्वार्टाइल्स, दैट इज वेरी फाइन। Quartile includes the median in both the lower and upper halves of the data, while quartile excludes the median from both. इससे क्या होता है, आपको जो इंफॉर्मेशन मिलता है, जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, ये दोनों साइड से क्वार्टाइल 1 हो, कहीं से भी कैलकुलेशन होता है, तो क्वार्टाइल 1 और लास्ट में और फर्स्ट और लास्ट एक्सक्लूड द मीडियन फ्रॉम बोथ हाफ्स। ओके, मतलब क्या है, आपका फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को छोड़ के आपको कैलकुलेशन करके देगा, वेयरएज वी वांट टू इंक्लूड दैट, हमें क्या चाहिए, पूरा डेटा सेट के हिसाब से मीडियन आना चाहिए, हमें इन दोनों के बेसिस को छोड़ के नहीं करना चाहिए। ओके, सो इट इज ऑलवेज सेड कि भाई क्वार्टाइल इंक्लूड इज बेस्ट फॉर योर IQR कैलकुलेशन। ठीक है, सो गो फॉर दैट। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया उन्होंने, क्वार्टाइल इंक्लूड देखोगे तो वुड रिटर्न टू मीडियन ऑफ लोअर हाफ 1 2 3, एक्सक्लूड करोगे तो वुड रिटर्न 1.5 द मीडियन ऑफ 1 and 2। ओके, एंड क्वार्टाइल इंक वुड रिटर्न 4 मीडियन इंक। अच्छा, एग्जांपल दिया है यहाँ पे, 1.5 रिटर्न द मीडियन ऑफ लोअर हाफ और would return 1.5 the median ratio 1:3 will be returning for the median upper half 3 and 4. In essence is more aligned with traditional definition of quartiles, while often preferred in statistical analysis while dealing with even side data set and SQL. Okay. Anyhow, it says that see, quartile inc is more aligned with the traditional definition of quartiles, where exclude is often preferred in statistical analysis, especially when dealing with even size data set. अब even size data set होगा तो, but if you don't have, it is always said better prefer with quartile inc. Okay, तो quartile inc का ज्यादा यूज करना है, which is better one. Is it clear, guys? यस सर। Okay. यस सर। आपने यहाँ पे कल हमने ये भी देखा था कि जो वैल्यू यहाँ पे आ रही थी, है ना, 65 या मीडियन जो वैल्यू है, तो दिस वाज द राइट, खुद आउटलायर निकालने के लिए एक्सेल यूज करता है, सो दिस इज दैट एग्जैक्टली। सो मेक श्योर कि आप उसे इंप्लीमेंट करें। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू दैट, अभी मुझे आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी बताना है। सो हाँ, नाउ ट्रांसफॉर्मेशन में फॉर एग्जांपल पकड़ लो, हमें इस एज, ये जो सैलरी कॉलम है, आई गेट दिस सैलरी कॉलम, यहाँ पे पेश करता हूँ मैं। हमें क्या जानना है कि ये जो सैलरी है, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज है आपके पास में। ओके, लेट्स से ओके,
मैंने सीक्वेंस नहीं रखा है वहां पे, मैंने रैंडमली यहाँ पे क्रिएट कर दिया ताकि हमें सस्पेंस रहे हम सब लोग कि यहाँ पे हो क्या रहा है और एक के बाद एक वैल्यू कैसे आ रही है। लेट्स से मुझे यही तो जानना है कि एक के बाद एक वैल्यू आ रही है, तो इसमें रिलेशन क्या है? इज देयर एनी रिलेशन दैट with respect to the first record, if there is a second record which is been generated, is there any relationship with second? मतलब क्या इनके बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशन है क्या? क्यों? फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, किसी ने अगर मुझे पूछा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो रिकॉर्ड आने वाला है नेक्स्ट, वो क्या हो सकता है, वो बेस्ट प्रेडिक्शन कैसे दे सकते हो? नॉर्मली क्या होता है, हम कभी भी ना ऐसे वैल्यू तो एक मिनिमम वैल्यू से मैक्स वैल्यू तक उसे हम प्लॉट करते हैं। तो कैसे करेंगे? इट विल लुक लाइक दिस समवॉट। ओके, ऐसे ऐसे कुछ आएगा, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता बट समवॉट इट में लुक लाइक दिस। ऐसे कुछ डेटा आपके यहाँ पे, ये इसी के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, विथ रेफरेंस टू दिस ओनली। इफ यू प्लॉट इट मे लाइक दिस, जनरेट लाइक दिस, तो ऐसे कुछ होगा। तो अगर आप ऐसे में बोलोगे कि भाई नया जो आने वाला वैल्यू है आप उसको प्रेडिक्ट करके बताओ, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट करके बताना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द वेग ना, जो जो आप वेग दिख रहे हैं पे, जो वैल्यू का इम्प्लीमेंटेशन है इस एरिया में इतना बड़ा है कि कहाँ पे वैल्यू आएगा नेक्स्ट बार हम कह नहीं सकते। बट यही चीज अगर मैं कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन है फिर कुछ ऐसे इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ बेस्ड ऑन, लेट्स से मैं चाहूंगा कि ये जो 2 4 6 वैल्यू है इसका स्क्वायर करके देखते हैं। तो हर एक वैल्यू को अगर मैं स्क्वायर 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 करूंगा तो क्या पता शायद सबके सब वैल्यू मुझे दिखने लगे कि हाँ ये पैटर्न फॉलो करा है। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, लेट्स से आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर, 1 4 9 16 25 36। नाउ यू टेल मी कि नेक्स्ट वाला वैल्यू जो आएगा ये क्या आएगा? ये वाला वैल्यू जो आएगा नेक्स्ट वाला 49. 49। ओके, एनीवन एल्स? किसी कुछ और ट्राई करना है? 49. Same 49. ओके, तो आपने क्या पैटर्न फाइंड आउट किया? All the values are squares of 2, 3, एग्जैक्टली 4, तो आपके माइंड में 5. देखो आप आपने स्क्वायर रूट किया है। ओके, इट्स नॉट स्क्वायर बट इट इज स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स, इजंट इट? तो ये आपने क्या पैटर्न फाइंड आउट किया कि हर एक वैल्यू पे स्क्वायर रूट है। वैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे, विल ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई जो रिलेशनशिप है इन वैल्यूज में ऐसा कोई है क्या, ऐसा कुछ है कि जो मैं पैटर्न लगा सकूं और बता सकूं यहाँ पे क्या है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग ओके कि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, अगर नहीं है तो किस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ताकि मैं उसे एक अलाइन में चेक कर सकूं। ओके, दैट इज व्हाट वी आर फॉलोइंग ओवर हियर। नाउ टू डू दैट बहुत सारे रैंडम रैंडम मेथड्स, कोई ऐसा स्पेसिफाइड थंब रूल नहीं है। थंब रूल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आप देखोगे तो आप डेटा के साथ लॉग ले सकते हो, आप डेटा के साथ में स्क्वायर रूट ले सकते हो, आप डेटा के साथ में पावर कर सकते हो, आप उसको लेट्स से उसका स्क्वायर भी कर सकते हो और एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हो, देन उसका इनवर्स ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। तो ऐसे में कोई लिखा नहीं है किसी ने ऐसे रूल बताया नहीं कि लॉग ये आना चाहिए स्क्वायर रूट कैसे भी नहीं। जैसे फॉर एनी हाउ कोई भी एक पैटर्न अगर आपका अचीव हो जाता है दैट मीन्स कि वो रिलेशनशिप है। दैट्स ऑल सिंपल। तो ऐसे केस में क्या करना है, यहाँ पे एक्सेल में इज इक्वल टू लॉग, पहले मैं लिख लेता हूँ लॉग ऑफ सैलरी इज इक्वल टू लॉग ऑफ, लॉग टू द बेस 10 कर देता हूँ नेचुरली। ठीक है, इसका आएगा ये वैल्यू आ गया। अब मैं क्या करता हूँ इसको, पहले सीरियल नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ, एस आर नंबर जो पहले अपना कुछ इस तरह से था चार्ट, अब हमने इसको कुछ इस तरह से किया है। देखो इन दोनों के बीच में कंपेयर करो, ऐसे तो कुछ में डिफरेंस नहीं, मतलब ऐसे कुछ दिख तो नहीं रहा है कि बहुत बड़ा चेंज हुआ। इट्स सेम है ना, कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं आया है, सेम है। नाउ हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट देखते हैं, स्क्यू आरटी।
अरे इसको अरेंज, एक सेकंड इसको अरेंज नहीं किया मैंने. फर्स्ट आई हैव टू अरेंज दिस डेटा. हम्म. ये 21 आना चाहिए था, ये कैसे हो गया? हम्म. ओके. आप तीनों हाँ, अब यहाँ पे देखोगे कि ये जो अपना चार्ट है, हाँ, देखो, आप इसमें देखोगे, आप इसमें देखोगे और इसमें देखोगे ना, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यू देखोगे तो सर आप क्या कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल एक सीधा साधा एग्जांपल मैं देता हूँ. आपने अगर रिकॉर्ड ऐसे लिख दिया, फॉर एग्जांपल लेट से मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 4, 2 4 क्यों जा रहा है, 3 कहाँ गया हमारा, लेट से 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिखा और आपने उसका अगर स्क्वायर कर दिया तो 4 9 16 25 36 होगा क्या उससे? होगा क्या? कुछ नहीं. देखो अगर जैसे आपका ये ग्राफ है, अगर मैं प्लॉट करता हूँ पहले तो क्या होगा, 2 कुछ ऐसे वैल्यू होंगे, 2 3 4 5 6, और उसका अगर बाद में आप फिर से प्लॉट करोगे जो आपने इस तरह से चेंज किया है, लेट्स से यहाँ पे, तो उसका क्या चेंज मिलेगा आपको, तो कुछ इस तरह से मिलेगा. ओके. सो आप देखोगे ये लीनियर है, दिस इज फॉलोइंग अ लीनियर. इफ यू लुक ओवर हियर एंड इफ यू ड्रॉ लाइन इट विल फॉलो लाइक दिस. नाउ दोनों में डिफरेंस क्या है? आप एक वैल्यू से आपने स्क्वायर निकाला है, ओके, और जो पहले जो था इट वाज अ लीनियर, तो जैसे आपने स्केलिंग किया उसका क्या हुआ, वो पॉलिनोमियल हो गया, एक्सपोनेंशियल में हो गया ना, तो पॉलिनोमियल में आ रहा है. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर लेट्स से फाइंडिंग आउट दैट कि जो वैल्यू है जो ये क्रिएट हुआ है, इसमें क्या पर्टिकुलर आप मेथड, जैसे यहाँ पे 4 था तो आपने उसको स्क्वायर रूट कर दिया हर एक वैल्यू को, तो आपका आंसर मिल गया ये वाला 2 3 4 9. इसका मतलब क्या हुआ, जो डेटा इस तरह से पॉलिनोमियल थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड था, आपने क्या कर दिया, उसे कन्वर्ट कर दिया लीनियर में. इससे होगा क्या, मुझे पता चलेगा कि अगर यहाँ पे किसी ने अगर मुझे पूछा कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, since I know the linearity, let's say I know the normalization, यहाँ पे क्या normalization है, क्या relation में उसमें, तो मैं बोल सकता हूँ कि this value will be this 3 which is 7 which is 49 and it will be somewhere 49 here. ये अगर नहीं रहेगा और अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो it will be difficult because I may select over here. If this is a line, I may select over here. So in this way, with this change and transformation will help me to understand a relationship between each and every data point over here, ki what type of relationship they are following over here. So we are doing that same. Okay, so again if I go over here, let's say power करता हूं मैं, तीन कहां से आ गए? ओके, आपने देखो नोटिस किया होगा थोड़ा, जो सबसे पहला हमारा ग्राफ बना है, सबसे पहला ग्राफ, तो वो ये वाला है.
जिसमें आप देखोगे अगर ट्रेंड में अगर ड्रॉ करता हूँ, इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग ट्रेंड, लेट अस आस्क अवर एक्सेल टू डू इट। तो ये जो ट्रेंड लाइन है देखो ना, आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द डेटा आर फॉलोइंग माय ट्रेंड लाइन। ओके, मोस्ट ऑफ द डेटा आर फॉलोइंग माय ट्रेंड लाइन, सो नेचुरली इट इज फॉलोइंग। ना अगर कोई डेटा बीच में फॉर एग्जांपल कभी यहाँ पे होता, कोई यहाँ पे डेटा तो कुछ यहाँ पे होता, कुछ ऐसा होता, ओके ऐसे होता, या फिर डेटा आपका कुछ ऐसे फॉलो ना करते हुए कुछ ऐसे होता, या ऐसे हो ना। तो बट सिंस वी आर हैविंग द सेम पैटर्न, लेट्स से एक लीनियरिटी में ही है विच इज मोस्ट ऑफ द डेटा इज फॉलोइंग, तो ऐसे केस में क्या है, नेचुरल तो ऑलरेडी अच्छा है, बट अगेन इस क्या इससे अच्छा हम बेटर कर सकते हैं क्या। लेट्स से इफ आई ड्रॉ ट्रेंड ओवर हियर, ये क्या हो गया, ऐसे क्या चेंज हो गया एकदम से। ओके नहीं, हाउ दिस इज देयर, हमने देखो इस डेटा सेट को और लीनियर में लाया है, इसको भी देखते हैं। ये पहले का ही कुछ ज्यादा इसमें इफेक्ट नहीं है, इफ आई कैन गेट दिस आल्सो। ओके, यहाँ पे तो थोड़ा डिस्टॉर्ट हुआ है, यहाँ पे जो लीनियरिटी था वो पावर की वजह से क्या हो गया, थोड़ा जो डिस्टेंस है बढ़ गया है ना, जो डिस्टेंसेस है वो बढ़ गए हैं, यहाँ पे बहुत क्लोज आया, तो मैं कह सकता हूँ कि लॉग जो है बेटर वर्क कर रहा है, इवन विथ आवर ओरिजिनल जो अपना डेटा यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ओरिजिनल है आपका, उससे भी अच्छा यहाँ पे लॉग में कर रहा है। मतलब क्या है, अगर आप इन वैल्यूज का देखोगे रिलेशनशिप वन पॉइंट विथ अनदर, तो वो लॉग में ज्यादा बेटर बैठता है, बिकॉज नाउ डेटा इज फॉलोइंग अ लीनियर। मतलब क्या हो गया, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया है, अगर आप इसे निकालोगे कहो तो इट इज लाइक दिस, लुक हो गई है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, लीनियर हो गया है वो डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कैसे था, बाकी इसमें एक जगह पे थोड़ा ऐसे देखोगे तो थोड़ा सा ऐसे शिफ्टेड था, इट वाज लाइक दिस, तो अभी वो वैसा नहीं है, अब क्या हो गया, लीनियर हो गया, क्यों, एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। ओके, सो इन दिस वे वी कैन से कि लॉग इज द बेस्ट फिटेड ओवर हियर, आप देखोगे ओके बाकी कंपैरेटिव में, क्योंकि जो ओरिजिनल है उससे अच्छा लॉग में ही मिल रहा है आपको, उससे अच्छा लॉग में ही मिल रहा है, अदरवाइज क्या है बाकी सब चीजों में देखोगे तो इट्स बीन एक्सपांडिंग एंड कर्लिंग आउटसाइड। ओके, एक्सपोनेंशियल भी आपको चेक करना है, एक्सपोनेंशियल भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है एक्स अंडरस्कोर सैलरी इज इक्वल टू EXP, इसको यहाँ पे आ रहा है अच्छे से, वहां पे क्या हो गया, मीटर टाइप चेंज हो गया क्या। It might be a very large number. दैट कुड बी a रीजन, बट फिर भी इतना तो, क्योंकि पावर में आ रहा है तो हम्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल के अलावा हम क्या करते हैं, लेट्स से इनवर्स कर देते हैं सैलरी डिवाइडेड बाय its own value।
हाँ बड़ा आ रहा है तो आना चाहिए, बट ठीक है नहीं। अच्छा, नहीं देखो इनवर्स में तो उल्टा चले गया वो, बिकॉज वी टेकन एन इनवर्स, देखो नीचे जा रहा है, जो सैलरी ऐसी दिख रही थी आपको वो इस तरह से जा रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी आपको चेक करना पड़ेगा, सो यू कैन डू दिस ऑल्सो। सो देर आर नंबर ऑफ मेथड्स एंड नंबर ऑफ मेथड्स दैट यू कैन यूज। ओके, एक्सपोनेंशियल है, इनवर्स है, लॉग है, स्क्वायर रूट है। सो इट्स नॉट लेट्स से थंब रूल की कोई बताया नहीं किसी ने कि लॉग ही होता है। समटाइम यू माइट गेट स्क्वायर, यू माइट गेट पावर, यू माइट गेट, सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट डेटा यू आर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ वेयर डज दिस एक्चुअली रिक्वायर्ड, कहाँ पे होता है, क्या करना है? बेसिकली देखोगे तो एज अ डेटा एनालिस्ट के इसमें बहुत कम रिक्वायरमेंट होता है, इसका नहीं होता है ऐसे नहीं है। देयर आर वेरी फ्यू लेट्स से सिनेरियोज वेयर यू नीड टू अप्लाई दैट, बट इन मशीन लर्निंग यस, it is most required, it is most of the time often used it. Okay, so make sure to understand this. Okay, any query? Any No, query sir. guys? नो सर। ओके, नाउ एज एंड हाउ जैसे मैंने आपके सामने अप्लाई करके दिया है इस टाइटैनिक डेटा सेट पे, इस पे मैं आपको क्या करूंगा, एक डेटा सेट शेयर करूंगा। ये तो टाइटैनिक का है, एक डेटा सेट शेयर करूंगा जिसमें कि इंटेंशनली मैं कुछ लेट्स से प्रॉब्लम्स उसमें रखूंगा उस डेटा सेट में। आपको डेटा सेट आगे जाके ना बाद में सॉल्व करना है। ओके, दैट विल बी योर असाइनमेंट। सो टुडे आई विल स्टॉप ओवर हियर बिकॉज अगेन अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट आना है डायरेक्टली। अच्छा, पिवोट, किसी को कोई प्रॉब्लम है पिवोट में? लास्ट टाइम मैंने आपको जो बताया था। हाँ पिवोट सर। कैसे जनरेट, पिवोट कैसे जनरेट करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, वो जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपने अभी यहाँ पे कैसे दो दो इम्प्लीमेंट किया है, अगर एक इस इधर से कुछ अगर सर्वाइव डिलीट कर दिया या नेम डिलीट कर दिया तो उधर से सब डिलीट हो रहा। तो होगा ही ना, ये जो डेटा बना हम्म। है, अगर आप डेटा में से कुछ डिलीट करोगे तो वो तो होगा ही ना। यू हैव टू रिटेन दैट ना। सर वो कैलकुलेशन, मतलब ये जो कैलकुलेशन जो हो रहा है, ये जो आपके सामने ग्राफ बन रहा है, फिर जो भी आपके है, ये देखो ये डिटेल्स, ये जो ग्राफ बना है किसके बेसिस बना है, ये जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, बेस्ड ऑन दैट ओनली आपका ग्राफ बना है। तो आप इसमें से कोई डिलीट करोगे तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट वहां पे दिखेगा ही। ओके, सो वी कैन नॉट डिलीट इट, ये होता ही है। ओके। मतलब आपका सिंपल क्वेश्चन ऐसा है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो, अभी जैसे हमने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है ये डिटेल्स। ओके, जैसे मैं कहाँ पे गया अपना, यहाँ पे जैसे हमने चार्ट क्रिएट किया फॉर एग्जांपल। लेट से मैं क्या करता हूँ कि ये कॉलम डिलीट कर देता हूँ। लेट से कि अभी जो इन्वर्स वाला हमने क्रिएट किया था, ये वाला इन्वर्स है, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ इसको। देखो तो इफेक्ट होगा ही ना चार्ट में, डेटा ही नहीं, उसका रेफरेंस ही नहीं रहा तो डेटा कैसे होगा यहाँ पे? ओके, यस सर। सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपको रिटेन रखना है। इसीलिए जब आप ऐसे पीवोट वगैरह बनाते हो, और इस पीवोट के बेसिस में फॉर एग्जांपल पकड़ लो, अगर आपने कभी स्लाइसर लगाया, लेट से मैं क्या क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्लाइसर लगाता हूँ। मैं इंसर्ट में आता हूँ, यहाँ पे एक स्लाइसर यहाँ पे ऐड करता हूँ स्लाइसर। और इस स्लाइसर किसके बेसिस पे चाहिए मुझे, जो कॉलम नेम है आपके डेटा सेट में उसी के बेसिस आपको यहाँ पे दिखेगा। पैसेंजर, सर्वाइट, पी क्लास नेम, सेक्स, एज, सिबलिंग, ये वही कॉलम नेम है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। मेरा क्या यहाँ पे लेट से क्या नाम था यहाँ पे हमने जो किया था, एम्बार, कैबिन, एज, जेंडर, कहा गया अपना, ये सेक्स कॉलम। ओके, इस कॉलम पे मैं करता हूँ, बाकी में भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं अभी के लिए दिखाने के लिए यूज करता हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ फीमेल पे, देखो सर फीमेल का डिटेल यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आया, है ना? जब आप डैशबोर्ड बनाओगे तो अगर मैंने यहाँ पे स्लाइसर पे ऐसे क्लिक किया तो सब जगह पे आना चाहिए, ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि सिर्फ एक ही आपके विजुअल पे इफेक्ट हो रहा है बाकी में नहीं हो रहा है। ये तो गलत बात है, ये तो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होगा, इसके लिए मुझे एक और बनाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक और बनाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है, उसके लिए ऐसा नहीं करने की जरूरत है। आपको ये स्लाइसर है, इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शंस पे क्लिक करना है। रिपोर्ट कनेक्शंस पे आप देखोगे कि हमारे इसमें पिवोट और भी है, हाँ यहाँ पे एक चार भी है ना, करेक्ट है, दिखा नहीं था मैंने, थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, चार पिवोट है। तो जो पिवोट, अब ये पिवोट कौन सा है मुझे चेक करना तो पहले, फर्स्ट कैंसल में ये करता हूँ, कौन सा नंबर है अपना ये पिवोट टेबल जो है बना है, चार्ट 3।
चार्ट 3 pivot ऑप्शन चार्ट नेम 3 दिया है, इसको मैं नाम दे देता हूँ। लेट्स से चार्ट नाम लिखने से क्या होगा, आई वांट पिवट नेम। इसका बना नहीं है क्या, इसकी जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे है, ये भी काउंट है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यस प्लीज, इसका चार्ट में से कुछ बना नहीं है। दिस वन नहीं दो रखती हूँ, ये किसका है अभी, इसका है, ठीक है। स्टैट कॉलम चार्ट ये है, ओके फाइन। इसे मैं क्लियर करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और रिपोर्ट कनेक्शन में आता हूँ। नाउ पिवोट टेबल 3 है अपने सामने एक, और पिवोट टेबल 2 है, बाकी के अनवांटेड मैंने डिलीट कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट ना हो। तो पिवोट 3 और पिवोट टेबल 1 और पिवोट टेबल 3 का डिटेल्स है। अब इसमें देखोगे कि मुझे क्या चाहिए कि मैं जैसे फीमेल पे क्लिक करता हूँ तो नॉट ओनली दिस चार्ट बट इन दिस चार्ट ऑल्सो इट शुड अफेक्ट। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे से क्लिक करना है कि दोनों के बीच में कनेक्शन हो। अर्लियर इट वाज नॉट देयर, व्हेन आई से ओके एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस फीमेल तो दोनों चार्ट में आपको इफेक्ट दिखेंगे। मतलब क्या है, आपका जो इंटरेक्शन होता है, जिसे कहते हैं ना इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, इंटरैक्टिव रिपोर्ट, तो ये जो स्लाइसर है वो हेल्प करता है कि आपके ऑप्शन पे, आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस में जो आप सेलेक्ट करते हो यहाँ पे, जैसे मेल है तो मेल आना चाहिए, फीमेल है तो फीमेल, मतलब आप कुछ बोल रहे हो और इंटरैक्ट कर रहा है आपकी बेसिस में। ओके, सो लाइक दिस इट इज एन इंटरैक्टिव चार्ट ओवर हियर। ऐसे ही सी एक्सेल में ना डैशबोर्ड करके कोई स्पेसिफिक ऐसे बनाया नहीं जाता है, या फिर ऐसे मतलब कोई अलग आपको स्पेस नहीं मिलता है। ऐसे ही नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पिवोट चार्ट्स बनाने हैं ऐसे करके, और या तो यहीं पे उसे, नहीं तो क्या करना है, यहीं पे क्रिएट दो से डैशबोर्ड करके, अदरवाइज क्या करना है, हर एक चार्ट को ऐसे कॉपी करना है, नए पेज में आना है और वहां पे पेस्ट करते जाना है, और फिर वहां पे उसको एक स्लाइसर से इंटरेक्ट कराना है सबसे कि कौन से चार्ट से इंटरेक्ट कराना है, कौन से चार्ट से नहीं कराना है, एंड देन नीचे में उसको सिर्फ डैशबोर्ड करके नाम देते हैं। सेपरेटली है जैसे पावर बीआई या फिर किसी और टूल में होगा कि एक डैशबोर्ड का पूरा अलग ही आपको लेट्स से एनवायरनमेंट मिलेगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होता एक्सेल में। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। ओके, तो स्लाइसर्स को इस तरह यूज करना है। ये है दूसरा, आपके पास इंसर्ट करते समय आप देखोगे वहां पे, तो इंसर्ट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसर है। टाइमलाइन भी है। टाइमलाइन मतलब क्या है, बेसिकली कौन से, अभी हमारे डेटा सेट में डेट का कोई डिटेल्स नहीं है स्पेसिफिकली, तो डेट अगर आपको कोई कॉलम होता है तो उसमें भी जरूर अप्लाई कीजिए। टाइमलाइन मतलब सर्टेन इंटरवल्स के बीच में अगर करना है तो टाइमलाइन आपके लिए अच्छा है, जिसमें कि आपको टाइम के बीच में यूज करना है तो करने को मिलता है। यहाँ से भी कर सकते हो इंसर्ट से भी, और अगर आप यहाँ पे आते हो किसी चार्ट में सेलेक्ट करते हो, ओके, सो हियर ऑल्सो आप चार्ट पे देखोगे तो चार्ट में यहाँ पे भी इंसर्ट है, इंसर्ट टाइमलाइन, सेम ऑप्शंस आपको वहाँ पे भी मिलेंगे। सो यू विल हैव डिफरेंट डिफरेंट लेट्स से सेम ऑप्शन है, डिफरेंट लेट्स से टूल्स और डिफरेंट टैब्स आल्सो। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, अब यहाँ पे मैं इसे क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट अभी जब हम कल आएंगे तो आई विल अपडेट यू विथ दिस टू थिंग्स, व्हाट इफ एनालिसिस, देन डेटा सॉल्वर। एक है डेटा व्हाट इफ एनालिसिस में ही सॉल्वर है, इसको कुछ अलग नहीं है, सेम गोज फॉर दैट आल्सो, लॉजिक तो वही है। तो व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में आपको कल मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और कुछ एक डिटेल है छोटा फोरकास्टिंग के रिलेटेड, आपको वो भी मैं कल आके अपडेट करूंगा, एंड इन दैट वे विल कंप्लीट अवर एक्सेल। ओके, आपको मैं बाद में डेटा सेट दे दूंगा जिस पे आपको अप्लाई करना है, उस पर अप्लाई कीजिए, कुछ क्वेरी तो मुझे बताइए, ठीक है? ओके, ओके सर। so thank you for the presence. Then again tomorrow we'll meet at the same time. Good night, थैंक यू take सर। care. Yeah. थैंक यू सर। Yes सागर, बोलिए, क्वेरी है। सागर आपका हाथ ऊपर है, क्वेरी है कुछ? ओके ठीक है, might be from our मेरे end. यहाँ से तो Yeah, okay.